नॉर्थ ईस्ट की 7 रियासतें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, इसके बाद भी आप अकोमोडेट नहीं करना चाहते। तो आपने अगर नीतीश को उस वक्त अपने साथ रखा होता तो आज तो मरकज में सरकार ही दूसरी होती। एनडीए को वाजपेयी जी ने 1998 में जब बनाया तब से आज तक एनडीए टूटा नहीं। पार्टियां आती जाती रहीं, कुछ पार्टियां निकल गईं, शिवसेना निकल गया, अकाली दल निकल गया, उनके अपने जो एक एमएलए और एक एमपी नहीं जिता पाई आज तक, लेकिन उनके हाथ में आधे परसेंट 1% वोट है। एनडीए ने उसको भी अपने अंदर जम कर लिया। 2014 में और 19 में आए तो उन्होंने उन अपने एलाइज को भगाया नहीं, बल्कि उनको भी इक़्तिदार में बराबर का हिस्सा दिया। वो न चाहते तो न देते। 303 सीटें थी उनके पास। सितंबर 98 में ठीक 6 महीने के बाद पंचमढ़ी में खड़े होकर कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस ने कहा कि हम किसी से कोई अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले चलेंगे, एकला चलो रे। 1989 पंचमढ़ी रिजोल्यूशन कहलाता है। तब से लेके 2004 तक उन्होंने कोई अलायंस नहीं किया और बीजेपी ने हर बार जो है लार्जेस्ट मेजॉरिटी हासिल की। लोकसभा में दिखाई नहीं दे रहा था। कम्युनिस्ट निकल के भाग गए, आपने कभी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। 59 सीट्स के साथ वो निकल गए आपके पास से, 8 नहीं। कांग्रेस की क़यादत में चलता हुआ यूपीए इत्तेहाद के नुक्ते नज़र से कभी कामयाब नहीं हुआ। तो राहुल की कॉटरी में कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बीजेपी इक़्तिदार पे रहे, आरएसएस इक़्तिदार में रहे। क्या एक्चुअली वो कांग्रेस की उस आइडियोलॉजी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब बोलिए, वंदे मातरम के खिलाफ बोलिए, आनंद मठ के खिलाफ बोलिए, बताइए मुझे बोल के। कहिए कि मैं बैन इसको आनंद मठ को कंडेम करता हूँ, कहिए कि मैं वंदे मातरम के बाकी स्टैंजास को कंडेम करता हूँ, बोल के बताएं। है हिम्मत तो। राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा है, बड़ी मेहनत की और एक मुद्दा ज़बरदस्त उछाला गया उनके ज़रिए फ़र्ज़ी वोटर का, एसआईआर का, और उसको लेकर के जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए इलेक्शन के दौरान भी, जिस तरह से सामने आया कि हरियाणा में जो पूरा खेल हुआ है इलेक्शन को लेकर के, पिछले विधानसभा इलेक्शन में किस तरह से फ़र्ज़ी वोटर्स बनाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ कांग्रेस के ऊपर सवाल ये भी उठता रहा, अभी जैसे 11 सीटों की हम बात करते हैं जहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ लड़ी और एक दूसरे को हराया, वहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा तालमेल जो है वो कहीं ना कहीं नदारद नज़र आया। शुरू में ही झगड़ा हो रहा था सीटों के बंटवारे को लेकर। देखिए, मैंने अभी हाल ही में ये बात बहुत तफसील से लिखी है कि एनडीए को वाजपेयी जी ने 1998 में जब बनाया तब से आज तक एनडीए टूटा नहीं। पार्टियां आती जाती रहीं, कुछ पार्टियां निकल गईं, शिवसेना निकल गया, अकाली दल निकल गया, उनके अपने रीजंस थे, लेकिन वो छोटी छोटी पार्टियां जो एक एमएलए और एक एमपी नहीं जिता पाई आज तक, लेकिन उनके हाथ में आधे परसेंट 1% वोट है। एनडीए ने उसको भी अपने अंदर जम कर लिया और इक़्तिदार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 2014 में और 19 में आए तो उन्होंने उन अपने एलाइज को भगाया नहीं, बल्कि उनको भी इक़्तिदार में बराबर का हिस्सा दिया। वो न चाहते तो न देते। 303 सीटें थी उनके पास, लेकिन उन्होंने दिया। इसके बरक्स ये कांग्रेस पार्टी जब एनडीए बना, वाजपेयी जी ने 98 में बनाया, मार्च 98 में वाजपेयी जी ने बनाया। सितंबर 98 में ठीक 6 महीने के बाद पंचमढ़ी में खड़े होकर कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस ने कहा कि हम किसी से कोई अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले चलेंगे, एकला चलो रे। 1989 पंचमढ़ी रिजोल्यूशन कहलाता है। तब से लेके 2004 तक उन्होंने कोई अलायंस नहीं किया और बीजेपी ने हर बार जो है लार्जेस्ट मेजॉरिटी हासिल की। लोकसभा में दिखाई नहीं दे रहा था। जनता दल से टूटे हुए और जनता पार्टी से टूटे हुए जो टुकड़े मुख्तलिफ रियासतों में, बिहार में, बंगाल में, यूपी में, सब जगह फैल रहे थे। ये सपा और बसपा और टीएमसी और ये जेडीयू और समता पार्टी सब उठ रहे थे, सबको ताकत मिलती जा रही थी। इसके बावजूद आपने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे इनको। और 2004 में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बची, तो आपने यूपीए बनाया। वो यूपीए ने 2009 में कितना स्पेस दिया? कम्युनिस्ट निकल के भाग गए, आपने कभी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। 59 सीट्स के साथ वो निकल गए आपके पास से, 8 नहीं। तो इस तरीके से कांग्रेस की क़यादत में चलता हुआ यूपीए इत्तेहाद के नुक्ते नज़र से कभी कामयाब नहीं हुआ। और 2023 में जब आपने इंडिया गठबंधन बनाया तो उसमें आपने समेट तो लिया सबको, लेकिन आप कह रहे हैं ताकत पे तो हम ही रहेंगे।
नीतीश कुमार आज की सियासत बिल्कुल अलग होती अगर आपने नीतीश कुमार को एनडीए यूपीए इंडिया अलायंस का कन्वीनर बना दिया होता। यही तो मसला था। आपकी हैसियत नहीं है 4 सीट जीतने की पूरे बिहार में, या पूरी उत्तर प्रदेश में, या पूरे बंगाल में 1 सीट जीतने की पोजीशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की 7 रियासतें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, इसके बाद भी आप अकोमोडेट नहीं करना चाहते। तो आपने अगर नीतीश को उस वक्त अपने साथ रखा होता तो आज तो मरकज़ में सरकार ही दूसरी होती। हो सकता है नीतीश पर प्राइम मिनिस्टर होते उस वक्त, और बिहार में ये रिजल्ट नहीं आता। ममता बनर्जी आपसे नाराज़ हो गई। आपका बिहार अब बंगाल में क्या रखा है? आपका जितना वोट बंगाल में था सब बीजेपी के पास है। आज 40% वोट है बीजेपी के पास बंगाल में। कोई नहीं, 4% वोट नहीं था, कहाँ से आ गया है 40% वोट? तो सीपीएम भी वोट ट्रांसफ़र हो गया, बीजेपी को कांग्रेस का वोट भी ट्रांसफ़र। जिम्मेदार कौन है? आप लेके चलने की, सबको साथ लेके चलने की ताकत रखते ही नहीं, नियत भी नहीं रखते। इसलिए गठबंधन की जो पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, और बीजेपी बगैर गठबंधन के जीत नहीं सकती कभी भी। आज बीजेपी अकेला लड़ना शुरू कर दे, बीजेपी को पता है भी 20% वोट पे वो बिहार में कितनी सीटें जीत लेंगे अगर अकेले चलेंगे। तो वो सियासत की इस रुख को समझते हैं, जो कास्टिज़म, डायनास्ट पॉलिटिक्स, रीजनलिज़म, ये सारी चीज़ों पर सियासत मबनी है, अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर मबनी है। इसे बीजेपी समझती भी है और इसे प्रमोट भी कर रही है, उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को। ये बात कांग्रेस समझना नहीं चाहती और सॉफ्ट हिंदुत्व के पॉलिसी पर काम कर रही है। तो अगर हिंदुत्व कॉमन फैक्टर है, तमाम सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज सॉफ्ट हिंदुत्व पे काम कर रही हैं, बीजेपी हार्ड हिंदुत्व पे काम कर रही है। तो अगर हिंदुत्व कॉमन है, सॉफ्ट हो या हार्ड, तो एक आम वोटर जो हिंदू है उसके लिए क्या प्रेफरेबल होगा? हिंदुत्व। तो हार्ड हिंदुत्व पे जाएगा ना, वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे क्यों जाएगा? तो आप इस पॉलिसी पर अगर चल रहे हैं तो आप बीजेपी को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। आप झूठ बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं। एक्चुअली आप इक़्तिदार में एक छोटा सा स्टेट लेवल ये छोटी सी बात राहुल की समझ में क्यों नहीं आ रही? हो सकता है उनकी समझ में आती हो, वो भी यही चाहते हो कि ऐसे ही चलता रहे। तो ये तो मानना बहुत मुश्किल है। जो पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी पप्पू हैं, वो आज भी पप्पू हों, ये बात तो हलक से नहीं उतरती है, मानना मुश्किल है। दूसरे उनके एडवाइज़र हैं चारों तरफ, जैसे मैंने कहा उनकी एक कॉटरी है। तो राहुल की कॉटरी में कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बीजेपी इक़्तिदार पे रहे, आरएसएस इक़्तिदार में रहे। कब की 1830 की का जो एजेंडा है ब्रह्म समाज का, और उसके बाद में फिर पूरी एक चेन है, वो अब नाफिज हो रहा है। आनंद मठ को पढ़ के देखिए ना, जो 1876 में लिखा गया, 1882 में अब वो उसका आनंद मठ में वंदे मातरम आ गया। 150 साल की सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म उसकी पहले कभी सरकारी सतह पर नहीं हुई थी, पहली बार इस 7 नवंबर से शुरू हुई है। तो जो आनंद मठ का जो लुब्बे लुबाब है और जो वंदे मातरम की में लिखा गया तराने का जो एक्चुअल सेंस है, उसका ज़मीन पे नाफिज करने का ज़माना यही है। वो ज़माना जब ये लिखा गया तो 1885 में कांग्रेस बनी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था वंदे मातरम खुद कलकत्ता के सेशन में 1886 में खड़े होके है, और उन्होंने अडॉप्ट करवाया इसको नेशनल सॉन्ग की हैसियत से। सब कांग्रेस ही थे। तो वो कांग्रेस जो उस ज़माने में एक हिंदू स्टेट के क़याम के लिए दरअसल बनी थी, साबित कर दूंगा मैं ये बात। वो कांग्रेस अगर आज उसे इम्प्लीमेंट होता हुआ अपनी आंखों से देख रही है, तो यही तो उनका मकसद तासीस था, इसीलिए तो बने थे। तो अगर 150 साल के बाद उनको अपना टारगेट अचीव हो रहा है, क्यों मुखालफत करें उसकी? लेकिन खुलकर आरएसएस के लिए बोलना, इसको क्या कहें? कौन बोल रहा है? राहुल गांधी क्या बोले? मुस्तकिल बोलते हैं आरएसएस के खिलाफ। तो नहीं, जो आरएसएस के खिलाफ वो बोलते हैं, क्या उस पर उन्होंने कभी अमल किया है? और क्या एक्चुअली वो कांग्रेस की उस आइडियोलॉजी के खिलाफ बोल रहे हैं? आप बोलिए, वंदे मातरम के खिलाफ बोलिए, आनंद मठ के खिलाफ बोलिए, बताइए मुझे बोल के। आप पढ़िए ना वंदे मातरम, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी है। आप उठाइए और आनंद मठ का नावल पढ़िए, आप उठाइए और चंद्रनाथ बासु की किताबें पढ़िए, आप उठाइए और नाम लेके बोलिए ना ये गलत लिखा है, कहिए कि मैं इसको आनंद मठ को कंडेम करता हूँ।
कहिए कि मैं वंदे मातरम के बाकी स्टैंजास को कंडेम करता हूँ, बोल के बताएं, है हिम्मत तो नहीं बोल सकते।